नमस्कार दोस्तों। आरएनयू एजुकेशन हब के इस नर्सिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं डॉक्टर एस एल सामुदा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी हाई वेटेज वाले टॉपिक की एक कड़ी जो है वो चल रही है, लगातार आ रही है। जो आपके एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स हैं वो अपन कवर कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज का अपना जो टॉपिक होने वाला है, जहां से भी क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी आपके 110% मानी जाती है। एग्जामिनर का फिर से वो फेवरेट टॉपिक है और वहां से हर एक एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलने की पॉसिबिलिटी संभावना होती है। तो आज का जो टॉपिक अपना होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है कॉन्ट्रासेप्शन पे। किस पे होने वाला है? कॉन्ट्रासेप्शन पे। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है। उसके बाद अपन देखेंगे कि आइडल कॉन्ट्रासेप्शन जो होते हैं उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है, किसको अपन आइडल कॉन्ट्रासेप्शन बोलेंगे। उसके बाद अपन उसके मेथड्स की बात करेंगे। मेथड्स का अपन क्लासिफिकेशन कुछ यूं करेंगे। सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि कौन से जो है वो टेम्परेरी मेथड के अंदर क्राइटेरिया के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, कौन से जो है वो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के अंदर किए गए हैं। ये कंप्लीट होने में 1 से 2 क्लासेस का टाइम लगेगा। लेंदी टॉपिक है, लेकिन उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है कि वहां से क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। तो आज अपन शुरुआत करते हैं अपने आज के हॉट टॉपिक की, जो आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर। और वो टॉपिक है अपना कॉन्ट्रासेप्शन। कौन सा टॉपिक है? कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन की सबसे पहले अपन बात कर ले डेफिनेशन। इसके बात कर ले डेफिनेशन की, क्या है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन अपन क्यों यूज करते हैं, इसका प्राइमरी मोटो क्या है, तो वो सारी चीजें अपने इसके अंदर देखने वाले हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए अपन अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखो, इसकी डेफिनेशन की अगर अपन बात करें, इसके डेफिनेशन की बात करें तो अपन क्या बताएंगे कि वो सारे मेजर्स, चाहे वो टेम्परेरी हो, चाहे वो टेम्परेरी हो, चाहे वो परमानेंट चाहे वो परमानेंट हो, वो दोनों के दोनों मेजर जो यूज करते हैं अपन, जो यूज करते हैं किसके लिए? फॉर प्रिवेंशन और प्रिवेंशन ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। गेटिंग प्रेग्नेंट मतलब कंसीव होने से बचाने के लिए या प्रेग्नेंट होने से बचाने के लिए जो मेथड अपन यूज करते हैं, जो तरीके अपन यूज करते हैं, उनको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। अब चाहे वो टेम्परेरी मेथड हो, चाहे वो परमानेंट मेथड हो, कोई सा भी मेथड अपन यूज करते हैं और प्रिवेंशन टू गेटिंग प्रेग्नेंट, उसको अपन क्या नाम देते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन, उसको अपन नाम देते हैं। क्लियर है? कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब हो गया कि वो सारे के सारे मेजर्स, वो सारे के सारे हथकंडे जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए अपन यूज करते हैं, उनको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। अब देखो, कॉन्ट्रासेप्शन की तो अपन ने बात कर ली। अब कॉन्ट्रासेप्शन की बात करते ही अपने दिमाग में आता है कि वो कौन सी चीज है जो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन का काम करेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात कर लेंगे कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन जो होगा वो किसको अपन बोलेंगे? आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन। आइडल कॉन्ट्रासेप्शन जो होगा, उसकी अगर अपन बात करें तो कौन सा होगा आइडल कॉन्ट्रासेप्शन? उसकी क्या क्या क्वालिटीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर किसी कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर या किसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर ये वाली क्वालिटी जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर ये प्रेजेंट होगी तो उसको अपन बोलेंगे कि हाँ, ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन है। तो सबसे पहले इसकी जो होनी चाहिए क्वालिटीज, वो क्या होनी चाहिए? इनएक्सपेंसिव, मतलब सस्ता, चीप मिलना चाहिए। इनएक्सपेंसिव, महंगा नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, सेफ होना चाहिए। सेफ इन द सेंस, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। साइड इफेक्ट, नो साइड इफेक्ट। सेफ होना चाहिए, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा, इजीली अवेलेबल। इजीली अवेलेबल होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि उसको आपने नाम दे दिया कि ये आइडियल है और मिल नहीं रहा कहीं पर भी। इजीली अवेलेबल होना चाहिए। चौथा, इजी टू यूज। यूज के जरिए से देखा जाए तो भी वो इजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खरीद लिया लेकिन उसको यूज करने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत आपको पड़े। ठीक है। ये सारी की सारी। और पांचवा, मिनिमम मोटिवेशन रिक्वायरमेंट। मिनिमम मोटिवेशन, उसको यूज करने के लिए अपन को ज्यादा हथकंड नहीं अपनाना पड़े, लोगों को ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं हो। अगर ये सारी की सारी क्वालिटीज अगर किसी के अंदर प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? आइडल कॉन्ट्रासेप्शन। उसको अपन क्या नाम देंगे? आइडल कॉन्ट्रासेप्शन अपन नाम देंगे। क्लियर है क्या?
तो ये सारे के सारे अगर गुण किसी में प्रेजेंट है, क्वालिटीज अगर किसी में प्रेजेंट है, तो उसको अपन बोलेंगे आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन। क्लियर है? अब अपन बात कर लेते हैं कि एक वर्ड अपन बीच बीच में देखेंगे, पर्ल इंडेक्स। क्या देखेंगे? पर्ल इंडेक्स। तो पर्ल इंडेक्स एक्चुअली होता क्या, इसी से रिलेटेड टॉपिक की अपन बात कर रहे हैं, इसके बीच के अंदर ये पर्ल इंडेक्स। पर्ल इंडेक्स की भी यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में पर्ल इंडेक्स होता क्या है। तो बेटा जी, पर्ल इंडेक्स एक ऐसा अपना मेजरमेंट का जरिया है जो कॉन्ट्रासेप्शन की फेल्योर रेट को मेजरमेंट करता है। कि जो आगे अपन पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्शन के नेचुरल मेथड, बैरियर, आईसीडी, ओसीपीज, हार्मोनल, नॉन हार्मोनल, उसके बाद परमानेंट मेथड, तो उसकी फेल्यूर रेट को कैलकुलेट करने का एक मेजरमेंट है क्या अपना पर्ल इंडेक्स। ये किस लिए बनाया गया? ये बनाया गया टू एसेस, किसके लिए? टू असेसमेंट ऑफ फेल्योर रेट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसके लिए फेल्योर रेट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जो भी अपन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या कॉन्ट्रासेप्शन अपन यूज कर रहे हैं, उसकी सक्सेस रेट कितनी है और फेल्योर रेट कितनी है, कि कितने परसेंट चांसेस हैं 100 वुमेन प्रेगनेंसी पर, 100 वुमेन ईयर पे कितनी प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हुए भी। मान लो आपने, एक एग्जांपल के तौर पे अपन यहाँ पर यूज कर लेते हैं कि मान लो आपने क्या सर्वाइकल कैप यूज की, क्या यूज की? सर्वाइकल कैप या सर्वाइकल डायफ्राम आपने यूज किया मान, ठीक है। तो अगर सर्वाइकल डायफ्राम आपने एज ए कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया, एज ए कॉन्ट्रासेप्शन अगर आपने यूज किया, तो इसको यूज करने के बाद भी कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो वुमेन प्रेग्नेंट हो जाएगी, उसको अपन बोलते हैं पर्ल इंडेक्स। मतलब कॉन्ट्रासेप्शन की कमजोरी, कॉन्ट्रासेप्शन की कमजोरी, उसका ड्रॉबैक, मतलब कि अगर उसको यूज अपन ने किया उसके बाद भी प्रेगनेंसी हो जाए, कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो वाला कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज करने के बाद भी वुमेन जो है प्रेग्नेंट हो जाएगी, उसको अपन बोलते हैं पर्ल इंडेक्स। तो किसी भी कॉन्ट्रासेप्शन देखो यूज क्यों कर रहे हैं अपन? प्रेगनेंसी से बचने के लिए, प्रेग्नेंट होना, लेकिन उसको यूज करते हुए अगर प्रेग्नेंट हो गई तो उसकी फेल्योर ही तो हुआ, वो उसका फेल्योर ही तो हुआ। तो किसी भी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का फेल्योर रेट पता करने के लिए एक अपन टर्म यूज करते हैं, उसको अपन क्या नाम देते हैं? पर्ल इंडेक्स। क्या नाम देते हैं? पर्ल इंडेक्स। तो इसकी अगर डेफिनेशन अपन बात करें तो क्या होता है? पर्ल इंडेक्स की डेफिनेशन अगर अपन बात करें, पर्ल इंडेक्स की डेफिनेशन की अपन बात करें तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, या फिर अपन सीधे इसकी बात करें नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी। एक्सी यूज करने के बाद भी होगी, उनको बोलेंगे अपन एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी। एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी पर 100 वुमेन ईयर्स। ये हो गई इसकी डेफिनेशन कि पर 100 वुमेन, पर 100 वुमेन पर ईयर, एक साल में, अगर एक साल में 100 वुमेन में कितनी प्रेग्नेंट हो गई वो मेथड यूज करने के बाद भी, उसको अपन बोलेंगे पर्ल इंडेक्स, उसको अपन बोलेंगे पर्ल इंडेक्स। अब यहाँ पर इसके फॉर्मूले की अगर अपन बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या आएगा? ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज, जो यूज करने के बाद भी प्रेग्नेंट हो गई, तो वो तो आ जाएगा ऊपर प्रेगनेंसी, नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ वुमेन्स जिसने यूज किया वो कॉन्ट्रासेप्शन, इनटू यूज ऑफ मंथ, कितने मंथ उसने यूज किया, और मल्टीप्लाइड बाई 100, 12, 12 और 100 मतलब 100, तो मतलब 12 महीने होते हैं, और 100 वुमेन 1200। तो ये इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी बेटा जी आपसे पूछ लेता है कि पर इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वुमेन जो यूज कर रही थी, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूज ऑफ मंथ, कितने मंथ तक उसने यूज किया था, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई 1200, 1200। ये इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। तो अभी तक अपन ने पढ़ा कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, उसके बाद आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन किसको बोलेंगे, और तीसरा पर्ल इंडेक्स के बारे में अपन ने जान लिया। पर्ल इंडेक्स सीधी सीधी भाषा में अगर अपन बात करें तो होता क्या है? ये इसका फेल्योर पता करने का होता है कि
कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज करते हुए कितनी प्रेगनेंसीज हो जा रही है उसके नंबर को पता करने के लिए अपन एक स्पेसिफिक यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, पर्ल इंडेक्स। और बेटा जी देखो याद करो पिछले पेज में अपन ने क्या देखा, आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन, क्या देखा, आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन। और ये आइडियल जहां वर्ड आ जाता है ना, ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये अपने वर्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इग्नोर एग्जिस्ट। जहां पर भी आइडियल वर्ड आता है वर्ड में किसी भी चीज में, चाहे आइडियल गैस की बात कर लो, आइडियल हस्बैंड की बात कर लो, आइडियल वाइफ की बात कर लो, तो जहां पर भी आइडियल लग जाता है ना, वो वर्ड यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन भी पॉसिबल नहीं। क्लियर है चीजें? चलिए अब अपन बात करते हैं किसकी, अब अपन बात करते हैं कि इसका अपन क्लासिफिकेशन एक देख लेते हैं कॉन्ट्रासेप्शन का, कितने टाइप में अपन इसको स्टार्ट करेंगे और कब तक इसको अपन खत्म कर लेंगे। तो देखो कॉन्ट्रासेप्शन की अपन जब बात करते हैं तो इसको अपन मेनली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, और वो दो कैटेगरी कौन कौन सी है, पहली अपन देखेंगे कौन सा, टेम्परेरी मेथड। कौन से देखेंगे, टेम्परेरी मेथड की अपन यहाँ पर बात करेंगे। और दूसरा जो देखेंगे अपन वो कौन सा देखेंगे, परमानेंट मेथड। कौन से देखेंगे, परमानेंट मेथड्स की यहाँ पर अपन बात करेंगे। क्लियर है? तो देखो टेम्परेरी मेथड की अपन बात करेंगे तो सबसे पहले अपन देखेंगे नेचुरल मेथड्स। कौन से देखेंगे, नेचुरल मेथड्स। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे बैरियर मेथड्स। उसके बाद कौन से देखेंगे, बैरियर मेथड्स। उसके बाद अपन देखेंगे कौन से, आईयूडीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। उसके बाद अपन देखेंगे ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या हार्मोनल पिल्स। ये अपन कौन से देखेंगे, हार्मोनल पिल्स। ठीक है, और फिर लास्ट में एक टॉपिक अपना बच जाएगा, कौन से, नॉन हार्मोन, नॉन स्टीरोइडल या नॉन हार्मोनल पिल सेंटक्रोमिन जो होगा उसकी अपन बात कर लेंगे, क्योंकि वो जो है वहां पर पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है किसकी, क्वेश्चन की। हालांकि क्वेश्चन हर एक लाइन से बनता है, लेकिन नॉन हार्मोनल नॉन स्टीरोइडल जो सीडीआरआई लखनऊ ने बनाया था सहेली, जो आजकल सेंटक्रोमिन होता है, सेंटक्रोमिन के नाम से जानी जाती है, वो सेंटक्रोमिन अपन यहाँ पर बात करेंगे इसकी, सेंटक्रोमिन की। तो ये हो गई अपने टेम्परेरी मेथड। उसके बाद अगर अपन बात करें परमानेंट मेथड की, तो परमानेंट मेथड के अंदर क्या देखेंगे अपन, स्टरलाइजेशन मेथड। कौन सा देखेंगे, स्टरलाइजेशन मेथड, जिसके अंदर अपन मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर परमानेंट तरीके से क्या कर देंगे, मेल के अंदर अपन करेंगे क्या, वेसेक्टोमी। क्या करेंगे, वेसेक्टोमी, वास डिफरेंस को अपन काट देंगे। और यहाँ पर अपन किसकी बात करेंगे, ट्यूबेक्टोमी, मतलब किसको, फेलोपियन ट्यूब को कट करके अपन फोल्ड करके बांध देंगे। तो ये अपन पढ़ लेंगे, तब अपनी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रासेप्शन मेथड खत्म हो जाएगा। और उसके बाद अपन लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन और भी ज्यादा पूछने की संभावना होती है, उसको अपन बोलते हैं क्या, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। लास्ट में अपन लेंगे कौन सा टॉपिक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन बोला। अब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ये होता है कि अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया या मालूम नहीं किया, उसके बाद आपके चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं, तो विद इन 72 आवर्स या विद इन 5 डेज जो भी अपन मेथड यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनकी ड्यूरेबिलिटी होती है, उसका ड्यूरेशन होता है। तो विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स और विद इन 5 डेज ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, जो भी डिवाइस अपन यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनका क्या होता है, एक एवरेज ड्यूरेशन होता है कि इतने दिन तक लेने, इतने दिन के अंदर अंदर लेने पे वो क्या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के ड्यूरेशन के वजह से होने वाली प्रेगनेंसी से बचाता है, इसलिए उसको बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। वो अपन सबसे लास्ट में देखेंगे। तो एक एक करते अपन सभी के देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके, टेम्परेरी मेथड की। किसकी बात करते हैं, टेम्परेरी मेथड की यहाँ पर अपन बात करते हैं। तो देखो टेम्परेरी मेथड्स के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे कौन से, नेचुरल मेथड। कौन से देखेंगे, नेचुरल मेथड्स। ठीक है, नेचुरल मेथड्स में अपन देखते जाएंगे एक एक। सबसे पहले इसको अपन पढ़ देख लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं कि नेचुरल मेथड्स कौन कौन से हैं जो कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर हेल्प करते हैं, प्रेग्नेंट होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उनके अपन एक बात कर लेते हैं मोटा मोटी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रिदमिक मेथड की। इसकी बात करेंगे, रिदमिक मेथड की। ठीक है, जिसको अपन कैलेंडर मेथड भी बोल सकते हैं, जिसको अपन कैलेंडर मेथड भी बोल सकते हैं। दूसरा अपन बात करेंगे किसकी, सर्वाइकल
म्यूकस स्टडी, सर्वाइकल म्यूकस स्टडी, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं बिलिंग्स मेथड। कौन सा बोल सकते हैं? बिलिंग्स मेथड। ठीक है। तीसरा अपन बात करेंगे बेसल बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट। बेसल बॉडी टेम्परेचर, ये भी एक रिदमिक मेथड होता है। चौथा अपन बात करेंगे किसका? अपन बात करेंगे लैक्टेशनल, लैक्टेशनल हेमेनोरिया, लैक्टेशनल हेमेनोरिया। और पांचवी अपन बात करेंगे किसकी? एब्सटिनेंस, किसकी? एब्सटिनेंस। और एक और बच गया अपना छठवा, उसको अपन बोलेंगे कोइटस इंटरप्टस। क्या बोलेंगे? कोइटस इंटरप्टस। ठीक है। ये अपन देखेंगे, चाहे एब्सटिनेंस की अपन बात करो या रिदमिक मेथड की अपन बात करो, ये अपन दोनों एक ही तरीके से समझ सकते हैं। नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन समझने में अपन को इजी रहेगा कि ये दोनों जो होते हैं एक ही तरीके से होते हैं। एब्सटिनेंस बोल लो चाहे रिदमिक मेथड बोल लो। ठीक है। रिदमिक मेथड या कैलेंडर मेथड अपन देख लेते हैं उसके कि इसके अंदर क्या होता है, कैसे होता है। ये छह पांच चीजें अपन जब पढ़ लेंगे तो अपने नेचुरल मेथड जो होंगे इंटरसेप्शन के, वो अपने क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। तो अपन शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं अपन रिदमिक मेथड। कौन सा देखते हैं? रिदमिक मेथड। ठीक है। अपन बात कर रहे हैं रिदमिक मेथड की। तो देखो रिदमिक मेथड की पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ओवुलेशन जो होता है वो कौन से दिन पे होता है। और दूसरी जानकारी ये होनी चाहिए कि लाइफ स्पेन जो होता है ओवम का और किसका? स्पर्म का, वो कितना होता है। ये अगर तीन चीजें आपको पता है तो यहाँ पर जो चीजें आपको समझनी है नेचुरल मेथड में, वो समझने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये तीनों चीजें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। पहली तो एक्सपेक्टेड ओवुलेशन जो होता है, एक्सपेक्टेड जो ओवुलेशन होता है, वो एक्सपेक्टेड ओवुलेशन कौन से दिन होता है? 14th डे। ये अपन मान के चलते हैं ऑलमोस्ट। कौन से डे? 14th डे जो है वो ओवुलेशन होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? लाइफ स्पेन ऑफ, लाइफ स्पेन इसकी ओवम की। ओवम की लाइफ स्पेन क्या होती है? 24 to 48 आवर्स। 24 to 48 आवर्स ये होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? लाइफ स्पेन ऑफ स्पर्म, इसकी अपन बात करते हैं। तो इसके अपन मान के चलते हैं 48 to 72 आवर्स, ये मान के चलते हैं। ये तीनों चीज अगर आपको समझ में आ जाएंगी तो आपको ये जो रिदमिक मेथड या कैलेंडर मेथड जो है वो बिल्कुल आपको भेजे में चला जाएगा। आप इसके क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। बिल्कुल अपन लॉजिकली चल रहे हैं, अपन दिमाग में कंसेप्ट बिठाते हुए चल रहे हैं, रटना कुछ भी नहीं है। ठीक है। सब चीजें लॉजिकली समझते जाएंगे, कॉन्ट्रासेप्शन से आने वाला क्वेश्चन अपन राइट करके अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ जाएंगे। तो पहला जो है वो क्या है? अपन देखो रिदमिक मेथड अपन बात करते हैं। अब देखो मान लो ये अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल है, रिदमिक मेथड की अपन बात कर रहे हैं। ये फर्स्ट डे हो गया, ये कौन सा हो गया? फर्स्ट डे हो गया। ठीक है। ये हो गया अपना 28th डे। कौन सा हो गया? 28th डे। अब मान लो बीच में लगभग 14th डे, ये 14th डे, ये कौन सा हो गया? 14th डे। और यहाँ पर क्या हो गया? ओवुलेशन। क्या हो गया? ओवुलेशन। मतलब यहाँ से लेके 24 से 48 घंटे, मतलब ये 14वां दिन, ये अपना 15वां दिन, ये अपना 16वां दिन। ठीक है। ये अपना 17वां दिन। इधर अपन चलेंगे, ये अपना हो गया 13वां दिन, ये हो गया 12वां दिन, ये हो गया 11वां, और ये हो गया मान लो 10वां दिन। ठीक है। तो ये अपन ने बना दिया। अब अपना 14वें दिन मान लो ओवुलेशन हुआ। ओवुलेशन हुआ तो यहाँ से ओवम प्रेजेंट है, यहाँ से ओवम क्या है? प्रेजेंट है। ओवम प्रेजेंट है। और उसकी लाइफ स्पेन कितनी है? 24 से 48। तो अपन उसकी क्या हाईएस्ट मार्जिन लेके चलेंगे? 48 आवर्स। 48 आवर्स मतलब कितने हो गए? 2 दिन। मतलब कितने हो गए? 2 दिन। अगर 14वें दिन ओवुलेशन हुआ तो वो ओवम कितने दिन तक प्रेजेंट रहेगा वहां पर? 2 दिन तक। मतलब 16 दिन तक तो वो ओवम प्रेजेंट रहेगा। इसके बाद भूल चूक लेनी देनी, एक दिन अपन और उसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं कि मान लो 14वें दिन नहीं हुआ, उसका 15वें दिन हो गया, 14वें दिन के लास्ट नाइट में हुआ। ठीक है। अपन उसका और सेफ्टी मेजर, और सेफ्टी मेजर उसको अपन +1 और कर देते हैं। मतलब कौन से दिन तक है? 70वें दिन तक। कौन से दिन तक है? 70वें दिन तक। ये तो हो गई आगे की प्रक्रिया, ये तो हो गई आगे की प्रक्रिया। अब अपन क्या बताते हैं? लाइफ स्पेन जो होता है स्पर्म का, लाइफ स्पेन जो स्पर्म का होता है
वो स्पर्म का कितने दिन होता है, मान के चलते हैं अपन 3 दिन। कितने दिन होता है, 3 डेज। 3 डेज। अब मान लो 11वें दिन उनने इंटरकोर्स करा, 11वें दिन उनने इंटरकोर्स करा, स्पर्म यहाँ पर आ गया, स्पर्म यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मतलब 3 दिन, मतलब 11वें दिन किया तो 12वें दिन तक, ठीक है। 12वें से 13वें, 13वें से 14वें, 3 दिन वहां पर क्या मिलेगा, स्पर्म मिलेगा, प्रेजेंट रहेगा। अगर 11वें दिन अपन ने किया, 12वें दिन किया, 13वें दिन इंटरकोर्स किया, तो स्पर्म मिलेगा किसको, 14वें दिन आने वाला वो पहले से स्पर्म उसको मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। इसीलिए, और प्लस एक दिन अपन सेफ्टी मार्जिन लेके चल देते हैं, तो कहां से, 10 से। तो ये जो रिदमिक मेथड जो होता है, कैलेंडर मेथड जो होता है, एब्सटिनेंस मेथड जो होता है, जिसको अपन बोलते हैं एब्सटिनेंस मतलब इंटरकोर्स, एब्सेंट इंटरकोर्स ड्यूरेशन में, वो एक अनसेफ पीरियड होता है, वो एक अनसेफ पीरियड होता है। तो यहाँ पर देखो, 10 दिन के पहले और 17 दिन के बाद अप टू 28 दिन तक, अप टू 28 डेज, ठीक है। और ये 1 to 5 डेज तो अपने मेंस्ट्रुअल फ्लो वाले होते ही होते हैं। तो यहाँ पर अपन देखो, ये जो बीच वाली ड्यूरेशन, ये वाली, इसके अंदर क्या करना होता है, जो इंटरकोर्स होता है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है, वो इंटरकोर्स क्या रखना चाहिए, एब्सेंट, उस ड्यूरेशन में नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसको अपन क्या बोलते हैं, अनसेफ पीरियड, क्या बोलते हैं, अनसेफ पीरियड। और ये जो पीरियड अनसेफ पीरियड है बेटा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये प्लानिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। इसी ड्यूरेशन में 10 to 17 डेज के ड्यूरेशन में किया गया इंटरकोर्स मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होती है प्रेग्नेंट करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव करने के लिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वाले डेज जो होते हैं, जो कौन से होते हैं, 10 से 17 दिन। और कॉन्ट्रासेप्शन के हिसाब से देखें तो ये अनसेफ होते हैं कि 10 से 17 दिन के बीच में इंटरकोर्स, कोइटस करने से बचना चाहिए कपल को, ताकि वो प्रेगनेंसी या कंसीव ना कर पाए। तो ये है, तीनों चीज अपन बात कर ली, कौन कौन से यहाँ पर बता सकते हैं। पहला तो चाहे वो रिदमिक मेथड की बात करें, कैलेंडर मेथड की बात करें, या फिर एब्सटिनेंस की बात करें, कि जो मोस्ट अनसेफ जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज, वो कौन सा होता है, 10 to 17 डेज। इन 7 दिन के अंदर अगर कपल इंटरकोर्स करने से बचता है, इंटरकोर्स के एब्सेंस रखता है, तो वहां पर लो चांसेस हैं किसके, टू गेट प्रेग्नेंट और टू कंसीव। क्लियर है चीजें। तो ये था पहला अपना एब्सटिनेंस। तो तीनों चीजें समझ में आई आपको, कि अगर 14वें दिन ओवुलेशन होता है तो उससे 17 दिन तक, और 10 से लेकर 17 दिन तक अनसेफ पीरियड होता है, तब तक वो इंटरकोर्स से बचे तो कंसीव नहीं करेंगे। पहला तो ये हो गया। दूसरा अपन बात करते हैं कौन सा, दूसरे मेथड की अगर अपन बात करें तो दूसरा कौन सा था, सर्वाइकल म्यूकस मेथड। कौन सा था, सर्वाइकल म्यूकस मेथड। और इसी को अपन ने क्या बोला था, बिलिंग्स मेथड। कौन सा बोला था, बिलिंग्स मेथड बोला था। सर्वाइकल म्यूकस बात कर लो, चाहे बिलिंग्स मेथड की बात कर लो, दोनों चीजें सेम ही है। चाहे तो वो सर्वाइकल म्यूकस के हिसाब से पूछ लेगा आपको, चाहे तो वो बिलिंग्स मेथड के हिसाब से पूछ लेगा, दोनों चीजें एक ही है। और ये भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हो, उसकी फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है। ये भी किस पे डिपेंड करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की फिजियोलॉजी पे। याद करो, याद करो, जब अपन ने बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल की फिजियोलॉजी, ये समझने के लिए भी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल की फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। जैसे अभी अपन ने पहले वाला मेथड पढ़ा, 3 चीजें उसके लिए आपको पता होनी चाहिए थी, लाइफ स्पैन ऑफ ओवम, लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म, और ओवुलेशन वाला दिन। ये 3 चीजों से अपन ने पिछला बिल्कुल आसानी से समझ लिया था। अब अपन को क्या समझना है, सर्वाइकल म्यूकस मेथड, या फिर इसी को अपन नाम देते हैं बिलिंग्स मेथड। इसी को अपन क्या नाम देते हैं, बिलिंग्स मेथड। इसके लिए भी आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वो कंसेप्ट मेरी पिछली क्लास है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्लास मैंने ली थी, वहां पर करवाया हुआ है। एक बार फिर भी शॉर्ट में मैं बता देता हूँ आपको, कि देखो अपन ने क्या बताया था, कि एक जो चीजें मैंने बताई थी, कि एफएसएच आएगा, एफएसएच आएगा, और क्या बनाएगा, एस्ट्रोजन, ठीक है। ये अपन को याद रखना ही रखना है। एलएच आएगा और वो क्या बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन, क्या बनाएगा, सॉरी प्रोजेस्टेरोन, क्या बनाएगा, प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है। ये अपन ने पढ़ा था जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की नॉर्मल फिजियोलॉजी अपन ने बात करी थी। तो देखो एफएसएच आता है, एफएसएच आता है, एफएसएच आता है, क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स। क्या करवाता है, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स। इन फॉलिकल्स की ग्रोथ हो गई, ये फॉलिकल्स क्या रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन। क्या रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन, ठीक है। अब ये एस्ट्रोजन जो होता है, वो क्या करवाता है, वो पॉजिटिव सिग्नल भेजता है
कि कितनी अमाउंट और कितनी हो जाती है लगभग इसकी 200 पिकोग्राम, कितनी होनी चाहिए 200 पिकोग्राम। और जो ग्राफियन मैच्योर फॉलिकल जो होता है उसकी 18 से 20 माइक्रोन की जब साइज हो जाती है, जब मैच्योर फॉलिकल जब एफएसएच फॉलिकल की ग्रोथ करवाते जाता है और एक मैच्योर फॉलिकल एक ग्राफियन फॉलिकल की साइज बढ़ करके 18 से 20 माइक्रोन हो जाती है और वो इस काबिल हो जाता है कि 200 पिकोग्राम एस्ट्रोजन रिलीज करना शुरू कर दे, वो जो होता है वो सिग्नल देता है किसको, पिट्यूटरी को, कि हम तैयार हैं रिलीज करने के लिए, अब हमें एलएच सर्च की जरूरत है। तो ये बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन जो होता है वो क्या करवाता है, वो एलएच का सर्च करवाता है। क्या करवाता है, एलएच का सर्च करवाता है। मतलब एलएच सर्च के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा हुआ, एस्ट्रोजन। तो एलएच सर्च जैसे ही होता है तो वहां पर क्या हो जाता है, ओवुलेशन। वहां पर क्या हो जाता है, ओवुलेशन। क्लियर है ये चीजें। तो ओवुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन एलएच, अगर एलएच ऑप्शन में नहीं हो क्या टिक करके आना है, एस्ट्रोजन। तो क्या टिक करके आना है, एस्ट्रोजन। क्यों, क्योंकि एलएच सर्च के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन था, एस्ट्रोजन। जब तक एस्ट्रोजन की इतनी अमाउंट नहीं हुई तब तक एलएच सर्च नहीं हुआ। तो एलएच सर्च करने के लिए क्या जरूरी है, एस्ट्रोजन। उसकी भी कितनी अमाउंट, ये वाली अमाउंट। एलएच सर्च के लिए एस्ट्रोजन जरूरी और ओवुलेशन के लिए एलएच सर्च जरूरी। ठीक है, तो एलएच सर्च भी ऑप्शन में नहीं है, तो ओवुलेशन के लिए आपको क्या बताना है कि एस्ट्रोजन ओवुलेशन करवा सकता है। क्यों, क्योंकि एलएच सर्च के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, एस्ट्रोजन। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इस मेथड की अपन बात करेंगे। एस्ट्रोजन जो था, देखिए चौथे जो ओवुलेशन होता है उसके जस्ट पहले, ओवुलेशन जो होता है उसके जस्ट पहले क्या होता है, एलएच सर्च। ठीक है, एलएच की पीक आना स्टार्ट हो जाती है और एलएच बढ़ करके कितना चला जाता है, अपने पीक पे चला जाता है। और लगभग यहाँ पर क्या होती है अपनी ओवुलेशन, यहाँ पर क्या होता है, ओवुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट से लेके ओवुलेशन होने, स्टार्टिंग से ओवुलेशन होने के लगभग 30 से 36 आवर्स टू ओवुलेट, टू ओवुलेट। ठीक है, एलएच पीक स्टार्ट जहां से हुआ, एलएच बढ़ना जहां से स्टार्ट हुआ वहां से लेकर ओवुलेशन का टाइम जो होता है वो कितना होता है बेटा जी, 32 से 30 सेकेंड होता है कि नहीं होता है। और अगर आपको पूछे, क्या पूछे बेटा जी, ये अगर आपसे पूछे, ये देखो, ये मैं फिर से बना देता हूं। अगर ये आपसे पूछे, ये यहाँ पर मान लो ओवुलेशन हुआ, तो ये तो हो गया ओवर्स टू ओवुलेट, मतलब 32 से 36 स्टार्ट जब हुआ, लेकिन जब पीक हो गया, जब पीक पे पहुंच गया, वहां से लेकर के ओवुलेशन के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है, वो अगर अपन बात करें कौन सी, ये वाली पीक से, ये वाली पीक से ये वाली डिस्टेंस अपन बात करते हैं, तो ये वाली कितनी होनी चाहिए, ये 12 से 24 कितनी होती है, 12 to 14 आवर्स। अब देखो यहाँ पर एस्ट्रोजन इतनी अमाउंट में हो गया कि वो एलएच सर्च करवा देगा। यहाँ पर एलएच सर्च हो गया और ओवुलेट हो गया, एलएच सर्च हो गया, फिर क्या हो गया, ओवुलेट हो गया। ओवुलेट होने के बाद क्या आ जाएगा, कार्पस ल्यूटियम बन गया, और क्या स्टार्ट कर देगा वो बनाना, प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पर याद करो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अब आती है मेन बात अपनी। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अपन ने क्या वो देखा था, अपन ने देखा था कि ओवुलेशन के जस्ट पहले या ओवुलेशन वाले दिन, ओवुलेशन से जस्ट पहले या ओवुलेशन वाले दिन जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो स्ट्रेचेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्ट्रेचेबल हो जाता है, थिन और म्यूकस की तरह कैसा हो जाता है, स्ट्रेचेबल हो जाता है, थिन स्ट्रेचेबल हो जाता है। और उसको अपन ने क्या नाम दिया था, उसको अपन ने फर्निंग पैटर्न बोला था। क्या बोला था, फर्निंग पैटर्न अपन ने बोला था। यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं कि स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, स्ट्रेचिंग ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। ठीक है, थिन हो जाता है, जिसको अपन ने नाम दिया था फर्निंग। क्या बोला था, फर्निंग पैटर्न। या फिर एक और अपन नाम दिया था इसका, स्पिन बार्केट फिनोमेन। क्या बोला था बेटा जी, स्पिन बार्केट फिनोमेन, ये अपन ने इसको नाम दिया था। अरे दिया था कि नहीं दिया था। तो ये जो होती है अर्निंग या स्पिन मार्केट फिनोमेना जो होती है वो कौन से हार्मोन की वजह से होती है बेटा जी, कोई कोई लोग जो होते हैं वो ताव में आ जाते हैं और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, क्या कराते हैं, प्रोजेस्टेरोन। क्या कराते हैं, प्रोजेस्टेरोन। नहीं, प्रोजेस्टेरोन नहीं, जो स्पिन मार्केट फिनोमेना होती है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है बेटा जी, एस्ट्रोजन। कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। तो स्पिन मार्केट फिनोमेना, स्ट्रेचिंग जो होती है म्यूकस की, सर्वाइकल म्यूकस की, वो कौन से हार्मोन की वजह से होती है, एस्ट्रोजन की वजह से। एस्ट्रोजन जब तक रहेगा वो स्ट्रेचेबल रहेगा, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन आ जाएगा सर्वाइकल म्यूकस में स्ट्रेचेबिलिटी खत्म हो जाएगी।
स्ट्रेचेबिलिटी खत्म हो जाएगी। और जैसे ही ओवुलेशन होगा, कार्पस ल्यूटियम बनेगा, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बनाना शुरू कर देगा। मतलब कि ओवुलेशन हो चुका है। कार्पस ल्यूटियम कब बनेगा? जब ओवुलेशन हो चुका होगा, जब ओवम बाहर आ चुका होगा सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ओवुलेशन हो चुका होगा, कार्पस ल्यूटियम तभी बनेगा। और प्रोजेस्टेरोन कब आएगा? जब कार्पस ल्यूटियम बनेगा। तो अगर प्रोजेस्टेरोन आ गया, ओवुलेशन हो गया, कार्पस ल्यूटियम बन गया, प्रोजेस्टेरोन आ गया, प्रोजेस्टेरोन आते ही इस म्यूकस की स्ट्रेचेबिलिटी को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। क्या कर देगा? खत्म कर देगा। तो यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओवुलेशन जो होता है वो इंडिकेट होता है कहां से? सीधे सीधे पहला ही ऑप्शन आपको दे देगा, स्पिन बार्केट फिनोमेना। कौन सी? स्पिन बार्केट फिनोमेना या फर्निंग पैटर्न। स्पिन बार्केट फिनोमेना। अरे ये तो फिनोमेना जब तक प्रेजेंट थी, कब तक? जब तक एस्ट्रोजन प्रेजेंट था। लेकिन ओवुलेशन कब होगा? ओवुलेशन होगा जब ओवुलेशन सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में क्या हो जाएगा? ओवुलेट बचा हुआ पोर्शन क्या बना लेगा? कार्पस ल्यूटियम। बचा हुआ पोर्शन क्या बना लेगा? कार्पस ल्यूटियम। और ये क्या बनाएगा? प्रोजेस्टेरोन। ये क्या बनाएगा? प्रोजेस्टेरोन। और ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? इस स्पिन बार्केट फिनोमेना का एंड दी एंड कर देगा। मतलब जो स्ट्रेचेबिलिटी थी, वो स्ट्रेचेबिलिटी भी क्या हो गई? खत्म। तो यहां पर आपको चीज याद रखने वाली या लाइन याद रखने वाली जो है, वो है लॉस ऑफ स्पिन मार्केट फिनोमेना। लॉस कब हुआ? जब प्रोजेस्टेरोन आया। प्रोजेस्टेरोन कब आया? कार्पस ल्यूटियम बना। और कार्पस ल्यूटियम कब बना? जब ओवुलेशन हो गया। ओवुलेशन होने का संकेत कौन देता है? स्पिन बार्केट फिनोमेना जब खत्म हो जाएगी। लॉस ऑफ स्पिन बार्केट फिनोमेना याद रखना बेटा जी। स्पिन बार्केट फिनोमेना की प्रेजेंस आपको ओवुलेशन नहीं बताती है, वो तो बताती है कब? ओवुलेशन से पहले, जब एस्ट्रोजन आपकी पीक पे होगा, जब उसका 200 पिकोग्राम 200 पिकोग्राम उसकी क्वांटिटी होगी, वो वाली फेज के अंदर आपको स्पिन बार्केट फिनोमेना देखने को मिलेगी। जैसे ही ये खत्म हो जाएगी, जैसे ही अपन ऐसे करेंगे सर्वाइकल म्यूकस को और उसकी स्ट्रेचेबिलिटी, उसकी थिनिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। इसका मतलब वहां पर क्या हो गया? प्रोजेस्टेरोन आ गया। प्रोजेस्टेरोन कब आता है? जब कार्पस ल्यूटियम बनता है। कार्पस ल्यूटियम कब बनता है? जब ओवुलेशन होता है। इनडायरेक्टली अपन कह सकते हैं कि लॉस ऑफ स्पिन मार्केट फिनोमेना, वो उसकी जो क्वालिटी है, जो स्ट्रेचेबिलिटी की क्वालिटी है सर्वाइकल म्यूकस की, वो जब खत्म हो जाएगी, तब जाकर के अपन बताएंगे कि ओवुलेशन हो चुका है। तब जाकर के अपन क्या बताएंगे? ओवुलेशन हो चुका है। सर्वाइकल म्यूकस मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं? अपन चेक करते हैं सर्वाइकल म्यूकस की कंसिस्टेंसी, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी। अगर वो एग वाइट उसकी कंसिस्टेंसी है, एग वाइट उसकी स्ट्रेचेबिलिटी है, अगर अपन उसको ऐसे करके अंगुली पे कर रहे हैं और वो लाइन बन रही है, वो तार बन रहा है, मतलब स्ट्रेचेबल है, मतलब स्पिन मार्केट फिनोमेना प्रेजेंट है, मतलब एस्ट्रोजन है। अभी तक ओवुलेशन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही वो थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी खत्म हो जाती है, इसका मतलब वो ओवुलेट कर गई है। इसका मतलब वो ओवुलेट कर गई है। तो ये है सर्वाइकल म्यूकस मेथड। जब तक उसकी स्ट्रेचेबिलिटी प्रेजेंट है और एकदम से उसकी क्या हो गई? स्ट्रेचेबिलिटी खत्म हो गई, वो थिक हो गया, इसका मतलब ओवुलेशन हो गया। तो उसके कपल ऑफ डेज बिफोर, कपल ऑफ डेज आफ्टर, तो 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद में अपन क्या करते हैं? कोइटस से बचते हैं, इंटरकोर्स से बचते हैं। तो वो एक कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड होता है। ये विलिंग ने समझाया था, इसलिए इसको विलिंग मेथड भी अपन बोलते थे। तो याद रखेगा कि सर्वाइकल म्यूकस मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं? स्ट्रेचेबिलिटी चेक करते हैं, अगर स्पिन मार्केट फिनोमेना प्रेजेंट है और बाद में प्रोजेस्टेरोन की वजह से एब्सेंट है, प्रोजेस्टेरोन आएगा ओवुलेशन को, तो इसके 2-3 दिन पहले 2-3 दिन बाद में अपन क्या करते हैं? इंटरकोर्स से बचते हैं, ताकि कंसीव ना हो, प्रेगनेंसी ना हो। क्लियर है? दो मेथड आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तीसरा अपन बात करते हैं कौन सा? वीबीटी। कौन सा बात करते हैं? वीबीटी। वीबीटी बोले तो बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर। अब ये क्या बताता है? ये भी अपन को सीरियल मॉनिटरिंग ध्यान में रखनी होती है अपन को। इसका बॉडी का टेम्परेचर, कोर बॉडी टेम्परेचर आपको देखना होता है, देखते हुए रहता है ना। तो इसके अंदर क्या होगा कि एट द डे ऑफ ओवुलेशन, एट द डे ऑफ ओवुलेशन टेम्परेचर क्या हो जाता है? राइज। टेम्परेचर बॉडी का क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कितना? 0.5 to 1 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, इस रेंज के अंदर का टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है एकदम से, तो अपन बताते कि ओवुलेशन हो गया है, बॉडी ओवुलेट कर गई है। क्लियर है? तो ये था बेसल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर ओवुलेशन वाले दिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ आपको मेजरमेंट मिलेगा, बढ़ा हुआ उसका माप मिलेगा, तो समझ जाना कि ओवुलेशन हो चुका है। उसके भी 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद में अपन को क्या करना है? इंटरकोर्स से बचना है, तो कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है। उसके बाद अपन को बात करनी है, फिर अपन ने बात कर ली। उसके बाद अपनी फोर्थ जो पॉइंट है, वो है अपना लैक्टेशनल एमेनोर्गिया।
लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब इसके अंदर अपन को क्या है, इसके अंदर एक चीज आपको यहाँ पर भी अपना एक कंसेप्ट है, यहाँ पर भी अपना एक लॉजिक है बेटा जी, रटना कुछ भी नहीं है, सब लॉजिकली चलेंगे। यहाँ पर भी अपना एक कंसेप्ट है, यहाँ पर भी अपना एक लॉजिक है, और वो यहाँ पर लॉजिक क्या है, देखो यहाँ पर लॉजिक है। दो चीजें मैंने आपको बताई थी, फिर से अपन पीछे वाली क्लास में चल रहे हैं। दो चीजें मैंने बताई थी, एक एक तो बोला था मिल्क लेट डाउन इफेक्ट, एक बोला था अपन ने मिल्क लेट डाउन इफेक्ट, और दूसरा अपन ने बोला था मिल्क सिंथेसिस। ये इजेक्ट करवाता है या सीक्रेट करवाता है, और ये जो था ये सिंथेसिस करवाता है। दो हार्मोन मैंने बताए थे बेटा जी, ये था अपना ऑक्सीटोसिन, कौन सा था, ऑक्सीटोसिन, ये था अपना प्रोलैक्टिन, कौन सा था, प्रोलैक्टिन। ये दो हार्मोन आपको याद रखने चाहिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछे, 110%। या तो डायरेक्ट पूछ लेगा मिल्क इजेकुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, मिल्क सीक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, या फिर ये बोल देगा मिल्क लेट डाउन इफेक्ट। बेटा जी क्या बोल देगा, मिल्क लेट डाउन इफेक्ट, कि मिल्क को निकालने के लिए उसका इफेक्ट जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से। दूसरा, बनवाता कौन है मिल्क, वो प्रोलैक्टिन, सिंथेसिस करवाता है प्रोलैक्टिन, सीक्रेट करवाता है ऑक्सीटोसिन। ये चीजें क्लियर है। अब देखो ये जो प्रोलैक्टिन होता है, ये प्रोलैक्टिन नेगेटिव फीडबैक देता है, ये क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक, किसको, पिट्यूटरी को, किसको देता है, पिट्यूटरी को। तो ये क्या करती है, डिक्रीज करती है क्या, एफएसएच और एलएच। ठीक है, एक अलग पेज में ले लेते हैं यहाँ पर, क्या बात करते हैं अपन, कि जब लैक्टेशनल एमेनोरिया, देखो नाम से ही पता है लैक्टेशन मतलब जब तक वो बच्चे को फीड करवाती रहेगी तब तक एमेनोरिया की कंडीशन रहेगी। एमेनोरिया मतलब एब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं है तो ओवुलेशन नहीं हुआ, ओवुलेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी कैसे होगी उसकी, प्रेग्नेंट कैसे होगी, कंसीव कैसे करेगी। क्लियर है। तो लैक्टेशनल मतलब लैक्टेशनल, बच्चे को जब तक फीड करवा रही है वो लैक्टेट मदर जो है, जब तक बच्चे को फीड करवाती है तब तक उसके अंदर पीरियड्स नहीं आते, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता उसका। उसकी वजह क्या है, उसी की वजह में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। चलो आ जाओ, यहाँ पर अपन क्या बता रहे थे कि मिल्क सिंथेसिस जो था वो कौन करवा रहा है, हार्मोन, कौन सा हार्मोन करवा रहा है मिल्क सिंथेसिस, वो करवा रहा है अपना प्रोलैक्टिन। कौन करवा रहा है, प्रोलैक्टिन। और प्रोलैक्टिन जो होगा वो क्या करता है, प्रोलैक्टिन करता है नेगेटिव फीडबैक देता है। जब तक ये प्रेजेंट रहेगा शरीर में, बॉडी में, ब्लड में, तब तक क्या करेगा, ये नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, पिट्यूटरी, किसको देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और वहां से क्या करवाएगा, वहां से रिलीज बंद करवाएगा किसका, एफएसएच का एंड एलएच का। गोनेडोट्रोपिन जो है हार्मोन, उनकी क्या करवाएगा, डेफिशिएंसी, उनको सीक्रेट होने से बचाएगा, उनको नेगेटिव फीडबैक देगा। अब ये प्रोलैक्टिन आएगा कहाँ से, अगर अगर मदर एक्सक्लूसिवली, क्या एक्सक्लूसिवली अगर ब्रेस्ट फीड करवा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 6 मंथ्स, 6 महीने तक अगर वो क्या करवा रही है, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो वहां पर एक शक रिफ्लेक्स होता है जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन दोनों ही बढ़ते हैं। और दोनों बढ़ने के मतलब प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा पिट्यूटरी को, और वहां से क्या नहीं निकलवाएगा, एफएसएच और एलएच। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोलैक्टिन होता है वो प्रोलैक्टिन बराबर अमाउंट के अंदर उसके ब्लड में प्रेजेंट रहेगा, और ये प्रोलैक्टिन जो होगा वो क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक देगा। क्या देगा, नेगेटिव फीडबैक, जिसकी वजह से एफएसएच एलएच कम। अगर एफएसएच एलएच कम तो वहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ही एब्सेंट तो प्रेगनेंसी होगी क्या, नहीं। बिल्कुल लॉजिक है कि नहीं है बात में, कि प्रोलैक्टिन प्रेजेंट रहेगा जब तक मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती रहेगी, ब्रेस्ट फीडिंग जब तक करवाती रहेगी, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग मतलब 6 महीने तक केवल माँ का दूध, बाहर से उसको एसेसरी फूड आइटम कुछ नहीं देना है, एसेसरी उसको लिक्विड कुछ नहीं देना है, केवल और केवल मदर का दूध, मदर के लैक्टेशन फीड उसको करवाएंगे। एक्सक्लूसिवली का मतलब भी यही होता है कि बाहर से कुछ नहीं देना, केवल और केवल मदर का दूध उसको 6 महीने तक देना है। अगर ये कंडीशन अपन क्रिएट कर देते तो 6 महीने तक प्रोलैक्टिन की एनफ अमाउंट प्रेजेंट रहेगी, कहाँ पर, फीमेल की बॉडी में, फीमेल के ब्लड में, वो देगी नेगेटिव फीडबैक पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या निकालने से रोकेगी, एफएसएच और एलएच। अगर एफएसएच एलएच नहीं होंगे, पीरियड्स आएंगे क्या भाई जी, नहीं आएंगे, पीरियड्स नहीं आएंगे। तो यही तो अपन चाह रहे हैं, यही तो अपन चाह रहे हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो, पीरियड्स ही नहीं है, ओवुलेशन ही नहीं हुआ,
प्रेगनेंसी काहे की प्रेगनेंसी, क्लियर है ना चीजें। तो ये था अपना लैक्टेशनल एमेनोरिया कि लैक्टेशन, कंटिन्यूस लैक्टेशन 6 महीने तक करवाने से क्या होता है, मदर जो होती है वो प्रोलैक्टिन की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड पे नेगेटिव फीडबैक पड़ता है, एफएसएच कम होता है, जिसकी वजह से पीरियड्स नहीं आते, ओवुलेशन नहीं होता, प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। ये 100% सत्य बात नहीं है, कोई से भी अभी तक हमने पढ़ा, वो सारी की सारी नेचुरल है। इसकी पॉसिबिलिटीज होती है कि प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएं, तो ये 100% सत्य बात नहीं, लेकिन ऐसा करने से कुछ चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी होने से बचाने की। क्लियर है, तो ये था लैक्टेशन एमेनोरिया। क्लियर है। अब अगला और लास्ट वाला पॉइंट, पांचवा, वो कौन सा था अपना बेटा जी, वो था कोइटस इंटरप्टस। कौन सा था, कोइटस इंटरप्टस। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए तो चाहिए क्या, इसके लिए तो मैन या मेल्स सेल्फ कंट्रोल जरूरी है, मेल्स सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेल्स सेल्फ कंट्रोल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर करते क्या है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो मेल होता है विड्रॉ पेनिस जस्ट बिफोर इजेकुलेशन, जस्ट बिफोर इजेकुलेशन, कि जब वो स्पर्म इजेकुलेट होते हैं उसके जस्ट पहले क्या करता है, वो विड्रॉ कर लेता है पेनिस को वेजाइना से, इसलिए इसको बोलते हैं कोइटस इंटररप्टस की, कोइटस के बीच के अंदर जब मेल में इतना सेल्फ कंट्रोल होता है कि वो क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है, विड्रॉ पेनिस शॉर्ट शॉर्टर जस्ट प्रायर टू इजेकुलेशन, इजेकुलेशन के पहले क्या करता है, पेनिस को विड्रॉ कर लेता है, इसलिए जब सीमेन जाएगा ही नहीं, ठीक है, तो प्रेगनेंसी होगी कहां से, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, कोइटस इंटरप्टस भी एक नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रसेप्शन का। ठीक है, तो ये थे अपने नेचुरल मेथड, कौन से थे, नेचुरल मेथड थे जिसकी अपन ने बात कर ली। ठीक है, ये नेचुरल मेथड्स की कौन कौन सी ये बात कर ली, सबसे पहले अपन ने देख लिया कौन सा, सबसे पहले अपन ने रिदमिक मेथड, कैलेंडर मेथड देख लिया, जिसके अंदर अपन को अनसेफ पीरियड जो था 10 से 17 दिन, उसके अंदर क्या था, कोइटस करने से बचना है। दूसरा अपन ने बीबीटी देख लिया, बेसल बॉडी टेम्परेचर, कि ओवुलेशन वाले दिन क्या होता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ, 0.5 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलता है। तीसरा अपन ने देखा सर्वाइकल म्यूकस, जिसको अपन ने बिलिंग में देखा था, उसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में सर्वाइकल म्यूकस थिन और स्ट्रेचेबल हो जाता है, उसको अपन फर्निंग पैटर्न या अपन बोलते हैं स्पिन बार्केट फिनोमेना। तो जैसे ही वो थिन की जगह थिक होने लगेगा, स्पिन बार्केट फिनोमेना खत्म हो जाएगी, तो अपन मान के चलेंगे कि ओवुलेशन हो गया, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की वजह से स्पिन बार्केट फिनोमेना फिनिश होता है, स्टॉप होता है, खत्म होता है। ठीक है, फिर अपन ने बात करी लैक्टेशन एमेनोरिया की, लैक्टेशन एमेनोरिया के अंदर अपन ने क्या बताया कि जब तक ब्रेस्ट फीड करवाते रहेगी, प्रोलैक्टिन नेगेटिव फीडबैक देता रहेगा, नेगेटिव पिट्यूटरी को और एफएसएच एलएच होगा नहीं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा नहीं, ओवुलेशन होगा नहीं, तो प्रेगनेंसी चांसेस कम है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, कोइटस इंटरप्टस की, कि जस्ट प्रायर टू इजेकुलेशन विड्रॉ ऑफ पेनिस जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, कोइटस इंटरप्टस, और कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के अंदर इसको भी अपन इंक्लूड कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपके लिए बहुत इफेक्टिव रही होगी बेटा जी, ऐसे ही कंसेप्चुअल और लॉजिकल चलते रहेंगे, रटना कुछ भी नहीं है, आरएनयू है तो मुमकिन है, आपके हर एक सवाल का जवाब है हमारे पास कि क्यों नहीं रटना है। बेटा जी रटोगे कितनी सारी चीजें रटोगे, जिस सब्जेक्ट में रटना होगा वहां रटो ना, जहां पर अपन समझ सकते हैं, कंसेप्ट बना सकते हैं, लॉजिकली चल सकते हैं, एटलीस्ट तो वहां तो अपन कंसेप्ट बना के चले, तो रटने की कैपेसिटी भी एक लिमिट तक ही होती है, तो वो वाली कैपेसिटी तो वहां यूज करो जहां पर अपन को रटना ही है, उसका कोई चारा ही नहीं है, यहाँ पर रटना ही है उसका कोई चारा ही नहीं है वहां पर अपन, लेकिन यहाँ पर अपन कंसेप्चुअल लॉजिकल चलेंगे, और बिल्कुल आपके कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे, लॉजिक आपके दिमाग में बिठाते चलेंगे, ताकि आपके क्वेश्चंस एग्जाम में गलत ना हो। तो जुड़े रहिए आरएनयू परिवार के साथ बेटा जी, चैनल को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। आरएनयू ऐप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको लाइव क्लासेज और रिकॉर्डेड बैच भी है, और टेस्ट देना ना भूले, हम बहुत मिनिमम प्राइस में आपको टेस्ट अवेलेबल करवा चुके हैं। आप जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर बहुत मिनिमम प्राइस में आपको डेली टेस्ट मिल रहा है और एग्जाम पैटर्न पे मिल रहा है, अपने आप को एनालिसिस आप जरूर कीजिए कि बाकी बच्चों के कंपेयर में आप कहाँ खड़े हैं, आप कितनी और तैयारी की जरूरत है, ये तभी आपको पता चलेगा जब आप ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करोगे, जो कि हमारी ऐप आपको दिला रही है, डेली एक टेस्ट मिल रहा है आपका, चाहे नो सेट वाले बच्चे हो, चाहे सीआरए वाले बच्चे हो, चाहे पीजीआईएमएस वाले बच्चे हो, चाहे पीजीआईएमआर वाले बच्चे हो, चाहे निमांस वाले बच्चे हो, चाहे ईएसआईसी वाले बच्चे हो,
और चाहे सीएचओ वाले बच्चे हो चाहे आरआरबी वाले बच्चे हो, उनके लिए सेपरेट सेपरेट टेस्ट सीरीज डेली का एक टेस्ट अपलोड होता है। ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने आप को टेस्ट में अपीयर करवाइए, एनालिसिस कीजिए, बाकी बच्चों से आप कहाँ रुके हैं, किस में आपको और मेहनत करने की जरूरत है, तभी आपको एक्चुअल पता चलेगी। तो टेस्ट सीरीज देना ना भूलें, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में आपको मिलेगी। मिलते हैं उसी जोश और होश के साथ। उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम का ज्यादा टाइम अब बचा नहीं है। तो फटाफट रिवीजन करते रहिए, टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए इसी टॉपिक को आगे करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।